हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके सामने लेकर के अपना सीटेट का प्रैक्टिस सेट जिसमें कि आप कर चुके हैं 40 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 150 क्वेश्चन होता है सीटेट में। हम करेंगे सभी पार्ट देखेंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चंस बन चुके हैं। सीडीपी का पार्ट कवर हो चुका है और आगे देखेंगे हम हिंदी का भी 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जिसमें आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चंस आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आप पिछली वीडियो हम आपको आई बटन पर दे दे रहे हैं, वहां से आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे हम 40 क्वेश्चन से। देखेंगे हम फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन हो चुका था यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हो चुका था। अब हम 41 क्वेश्चन से देखेंगे और ये सीरीज पूरी करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हम करेंगे अपना ये सीरीज पूरा। हिंदी का पार्ट आज पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर ईवीएस और फिर मैथ और फिर आपका संस्कृत। तो दोस्तों, देखेंगे हम आज के इस सेक्शन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप फर्स्ट विजिटर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो अब ऑप्शन है कि वो क्या होती हैं, कैसी होनी चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, या उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बात करेंगे भाषा में जो त्रुटियां होती हैं, अर्थात गलती होना। भाषा सीखने के समय गलती होना क्या इंगित करता है दोस्तों? भाषा सीखने समय जो गलती होती है वो कठोरता से लेना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, कठोरता से नहीं ले सकते हम, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। हाँ, भाषा सीखते समय जो त्रुटियां होती है उसे हमें जल्दी से दूर करना चाहिए, बिल्कुल, ये दूसरा सही है। देखेंगे, और वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। हाँ, संकेत तो करती हैं त्रुटियों की ओर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस त्रुटियों को पकड़ के बैठे कि बच्चे ने ये गलती की, ये नहीं होगा। अगला क्या है? वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा जरूर होती हैं त्रुटियां। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जहां कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो का आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं बताऊंगी कि यहाँ पर आप कैसे गलती कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सीखना, त्रुटियां जो होती हैं सीखने का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, और बच्चा गलतियों से ही सीखता है। बिल्कुल 100% सही है कि बच्चा गलतियों से ही सीखता है, और त्रुटियां सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। गलती ही नहीं होगी तो इंसान कैसे सीखेगा? और गलती होगी इस डर से हम कोई कार्य ही ना करें, तो ये भी सही नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया, आप बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे और लगा देंगे कि वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। दोस्तों, लेकिन मैं इसमें बताऊं कि इसका एक ही पार्ट सही है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यदि इतना रहता तो सही था, लेकिन जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो आप एक शिक्षक हो, एज अ टीचर, क्या आप वेट करेंगे कि समय के साथ दूर हो जाएगा और आप नेग्लेक्ट कर देंगे? जी नहीं दोस्तों, तो ये नहीं होगा। इसलिए, क्योंकि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों के बारे में पूछ रहा है कि क्या करना है आपको। कठोरता से लेंगे? नहीं, बिल्कुल कठोरता से नहीं लेंगे, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक हिस्सा तो है, सीखने का अंग तो है, लेकिन एज अ टीचर आपको उन्हें जल्दी से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। आपका राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा। और त्रुटियों की ओर संकेत करती है, हाँ करती तो है, लेकिन ये हमें नहीं, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं, हिस्सा होती हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन समय पर हम नहीं छोड़ सकते। समय के साथ दूर होगा, ये हम समय पर नहीं छोड़ सकते कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगा, और हम एक निष्क्रिय श्रोता की तरह बने रहें, बच्चे को बताएं ना कि किस तरीके से दूर करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका सेकंड होगा। ओके, आई होप आप इस जगह पे अब आगे से गलती नहीं करेंगे, आप बिल्कुल यहाँ पर बने रहेंगे और इसी तरीके की समझ के साथ आगे क्वेश्चन करेंगे, उन्हें जल्दी से दूर करेंगे। एज अ टीचर आपका उत्तरदायित्व क्या है? आप अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएंगे, समय पर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना जो कौशल है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, हाँ है। केवल अक्षर पहचानना? जी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, केवल अक्षर पहचानना, जहां पर भी आपको मिल जाए केवल, केवल, मात्र, केवल, सिर्फ, या फिर ही,
बस यही होता है ही। ऐसे जो भी कुछ मिल जाए लिखा हुआ, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल कर दिया ना, वो आपके आंसर को ही संकुचित कर दिया, तो केवल नहीं होगा। आगे है तेज गति से पढ़ना। हाँ, सिखाएंगे हम बच्चा तीव्र गति से पढ़ सके। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछ रहा है यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 40 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, संदर्भ अनुसार, संदर्भ के साथ जो भी संदर्भ है, जो भी टॉपिक है, जिस बेस पे, जिस चीज पे टॉपिक बनी है, उसके संदर्भ को भी अगर बच्चा ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है, तो वो सबसे बेस्ट होगा। पूछा क्या गया? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बच्चों दोस्तों, शुद्ध उच्चारण करना महत्वपूर्ण तो है, तेजी से भी पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो राइट आंसर आपका फोर्थ होगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन की जिंदगी, जीवन को पढ़ा, जिंदगी क्या पढ़ा? जीवन को, जिंदगी। यह इस ओर संकेत करता है कि, अब किस ओर संकेत करता है, जरा सा ये देखेंगे हम। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी कहा, यह किस ओर संकेत करता है? उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, या उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो केवल लग गया दोस्तों, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। और सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, और वह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अब यहाँ क्या है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन की जगह जिंदगी पढ़ा है, जीवन की जगह जिंदगी पढ़ा है। तो यहाँ पर उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम नहीं हुआ है दोस्तों। जीवन और जिंदगी, ये ये आप ही बताइए, जीवन और जिंदगी में क्या अंतर है? हम्म सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते हुए, एक टीचर की बात हो रही है दोस्तों, बच्चे की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ाते हुए। और पढ़ते हुए होता तो क्वेश्चन बदल जाता, आंसर बदल जाता, बट पढ़ाते हुए है। तो पढ़ते हुए होता तो एक बच्चे के नज़रिए से आप देखते, लेकिन पढ़ाते हुए है तो एज अ टीचर के नज़रिए से आप देखेंगे कि आप ही हैं, मैं ही हूँ। तो हम लोग अगर पढ़ाएंगे किसी बच्चे को, तो पढ़ाते हुए जीवन को, जिंदगी अगर हमने पढ़ा है, तो वो क्या है दोस्तों? भ्रम नहीं है एक शिक्षक को, ना ही ऐसा है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, ये भी नहीं होगा। और केवल, केवल की बात तो यहाँ पे होगी ही नहीं, केवल पठन का अभ्यास बहुत आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों सुलेखा एज अ टीचर जीवन को जिंदगी कहना, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही हैं। अक्षर के बजाय जीवन का अर्थ जिंदगी ही होता है, ये आप जानते हैं। तो बच्चे को जीवन अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो जिंदगी बच्चा समझेगा कि जिंदगी क्या है, उसका जो जीवन है, जो जी रहा है, उसी जिंदगी को ही जीवन कहते हैं, ठीक है। तो वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही हैं। दोस्तों राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। शायद मैं आप लोगों का ज़्यादा समय लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, पता नहीं, बट आप अगर कमेंट करें तो उसके थ्रू मुझे ये पता चल सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, या फिर ठीक है, इसी तरीके से समझाना चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं उसे और शॉर्ट में ही सिर्फ आंसर बता दिया करूँ, या फिर ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है? उच्चतर प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, उच्चतर प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग आपको बच्चे के एज को ध्यान देना है। आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 to 8 के बच्चे को ध्यान में रख के बात करनी है। उत्तर आंसर बताना है कि उद्देश्य क्या होगा, किस पर्पज से इस बच्चे को, उच्चतर माध्यमिक बच्चे का उद्देश्य क्या होता है शिक्षण का, भाषा शिक्षण का। चलिए ऑप्शन फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका, किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकता है, कर सकना। हाँ, वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास, जी हाँ, ये भी हो सकता है। और विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 to 8 की बात हो रही है, बच्चा 8 तक भी आप दिमाग में रख सकते हैं उपरोक्त सभी। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है उच्चतर माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पे माध्यमिक स्तर नहीं, बल्कि उच्चतर माध्यमिक स्तर है। किसी विषय वर्णनात्मक, भावात्मक शैली
और निबंध लिखने की विवेचना, वर्णनात्मक और साहित्य विधा, अपने हाव भाव, विचार, अनुभव, प्रक्रिया। दोस्तों ये सभी हो जाएगा, नो डाउट आपका ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर फोर्थ। आगे बढ़ेंगे। शक्ति को सकती कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को क्या कहा जा रहा है? सकती। देखिए शक्ति और शक्ति होता क्या है? यहाँ पर दिया गया है स्वर आगम, स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि शक्ति को सकती कहना। देखिए यहाँ पर आप कोई एक राइट ऑप्शन पर न जाइए, बल्कि सबको समझ लीजिए कि होता क्या है। स्वरागम, स्वर भक्ति और स्वरलोप। फिलहाल यहाँ पर आपका 45 का आपका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका स्वर भक्ति है। क्यों, ये समझिएगा। देखिए शक्ति में आधा क है और सकती में क को पूरा लिख दिया गया, स क ती। हाँ, तो होता क्या है कि स्वरागम में क्या होता है? देखिए स्वरागम में होता है स्वर की ध्वनि की वृद्धि। स्वर आगम आता है और स्वर में और आगम हुआ, अर्थात स्वर में और वृद्धि हुई, एक ध्वनि की और वृद्धि हो जाती है, तो वह स्वरागम हो जाता है। स्वर भक्ति। अब स्वर भक्ति क्या है? स्वर भक्ति जैसे आपने उनको क्या कहते हैं, पंजाबी लोगों को आपने सुना होगा, उनका जो नाम होता है, देखिए जैसे कोई नाम है विजेंद्र नाम है, तो उसको कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे बताइए? हरेंद्र नाम है तो हरविंदर, बिरजेंदर, इस तरीके से बोलते हैं ना। ब्रजेंद्र को द्र को दर ऐसे बोलते हैं। तो यही होती है स्वर भक्ति। स्वर भक्ति का अर्थात कि स्वर के प्रति इतनी भक्ति है कि उसे पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके बोलते हैं। विजेंद्र नाम है तो बीरजेंदर ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए शक्ति है तो सकती, इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है? स्वर भक्ति, स्वर के प्रति भक्ति, मतलब उसका एकदम पूरा एक्सप्लेन कर देना पूरा। शक्ति को सकती कह के कहा जा रहा है, स्वर भक्ति आ जाएगा यहाँ पे। आप इतने से समझ लीजिए कि किसी भी चीज को वैसे ही ना पढ़ के, बल्कि उसको थम के, रुक के, थोड़ा सा इस तरीके से बोलना कि वहां पे उस शब्द का, जैसे क आधा है तो वो शब्द का पूरा उच्चारण कर रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए जैसे विजेंद्र होता है ना, तो द्र ना बोल के दर, विरजेंदर ऐसे बोलते हैं, हरविंदर, सुरेंदर ऐसे बोलते हैं ना, सुरेंद्र नहीं बोलेंगे। तो वही होता है स्वर भक्ति। तो यहाँ पे आपका स्वर भक्ति हो जाएगा। स्वरागम में क्या होता है? वृद्धि होता है, इसमें भी स्वरागम। जैसे स्कूल है, स्कूल, स्कूल में कैसे लिखते हैं हम? आधा सा लिखते हैं। स्कूल में हम आधा स लिख के स्कूल ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जब आपका हो जाएगा स्वरागम तो कैसे लिखेंगे? स्वरागम में आपका कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, स्कूल। स्कूल तो होता नहीं है, बोलते हैं हम स्कूल, लेकिन स्कूल लिखते तो बस इतना है ना, ये नहीं लिखते हैं ना, तो स्कूल नहीं होगा, स्कूल होगा। तो ये होता है स्वरागम, ध्वनि को और बढ़ा लेते हैं। और स्वर लोप, स्वर लोप में देखिए लोप हो जाता है, पूरा नहीं होगा। स्वर लोप की अगर बात करें तो देखिए जैसे ईश्वर होता है ना, शुद्ध कैसे होगा? ईश्वर, हाँ ऐसे होगा शुद्ध। लेकिन लिखते कैसे हैं? देखिए स्वर लोप में हो जाएगा, वो लिखेंगे इस तरीके से कुछ, ईश्वर ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। आप इस तरीके से, मैंने एग्जांपल भी बता दिया, अगर ऐसा लिखा होगा तो वहां पे स्वर लोप होगा। यहाँ पे देखिए स्वर का लोप हो रहा है, ये शुद्ध होगा, यहाँ पे स्वर का लोप हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति को सकती कहना। शक्ति को शक्ति कहना आपका स्वर भक्ति है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वर भक्ति। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि मैं इसको इसको पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट आपको बताती चलूँ बात कि कोई भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसमें जो भी होता है ना, ऑप्शंस जो होते हैं आपके इसी पैराग्राफ में ही मिलेंगे। गद्यांश हो या पद्यांश हो, इसी पैराग्राफ में ही आपको मिलेंगे। तो पढ़ते समय आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उन वर्ड्स को, क्वेश्चन के वर्ड्स को माइंड में रखेंगे और आंसर और अपने पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ते समय कुछ वैसे वर्ड्स दिखेंगे जो कि कुछ खास होते हैं ना, अपने महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं, उन पर हम अंडरलाइन करते जाते हैं। और आगे फिर दोबारा जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो तुरंत हम उस अंडरलाइन पर ही पहुंचते हैं। 4 6 10 जगह अगर आप अंडरलाइन कर लेते हो तो पूरी लाइन पढ़ने के बजाय आप उसी अंडरलाइन पे पहुंचते हो और जल्दी आपको अपना आंसर मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका
आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्ति जनप्रतिनिधि का चयन करना, देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना, अपने हित को सर्वोपरि समझना, या अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो अपने हित को सर्वोपरि समझना ये नहीं होगा। सिर्फ अपने हित को सर्वोपरि देश प्रेम में कहाँ आता है बताइए। अपने हित को सर्वोपरि नहीं समझना है तो यही हो जाएगा, इसकी चर्चा नहीं की गई है, बल्कि देश प्रेम में, देशभक्ति के बारे में, और किसके साथ कैसा हमारा मेल से रहना, एक अपनी एकता की शक्ति के बारे में, ये सब कुछ बताया गया है इसमें। तो अपने हित को सर्वोपरि समझना ये नहीं होगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, इसलिए आंसर भी आपका नेगेटिव इस तरीके से होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीयता एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। राष्ट्रीयता एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका देश प्रेम, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, अंधविश्वास एवं छुआछूत, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। यहाँ पे राष्ट्रीयता एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र में अगर एकता चाहिए तो क्या करना होगा, नागरिकों में देश प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र में एकता लाने के लिए देश प्रेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा क्या है, यही सबसे बड़ी बाधा है कि नागरिकों में देश प्रेम का अभाव यदि है तो राष्ट्रीयता कैसे हो सकती है, एकता कैसे हो सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, ये बाधा है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। आगे देखेंगे आंसर, सॉरी 4 ऑप्शन देखेंगे। पहले केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, या देखिए केवल लग गया है जहां, तो इसे हम नहीं करेंगे। नेगेटिव फॉर्म में अगर होता तो बिल्कुल ये सही हो जाता, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक संकुचित उत्तर हो गया, उसे हम निकाल देंगे। ये आपका एक की पॉइंट हो गया, एक टैग वर्ड हो गया, इसको आप ध्यान से रख लीजिए। और जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, या अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए, या स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों, जी बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। राष्ट्रीय एकता बहुत ही जरूरी है। यदि राष्ट्र एक होकर संगठित होकर रहे तो स्वतंत्रता की रक्षा होगी, राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आगे हो गया, बढ़ गया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 15th क्वेश्चन होते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि आप पिछली वीडियो में देखे, इस वीडियो में भी 5 क्वेश्चन ऐसा था, और आगे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है। गद्य और पद्य से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, प्लस ग्रामर आते हैं। तो देखिए कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आपको आगे दिख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है, किस पेशे की चर्चा नहीं की गई है इस गद्यांश में। दोस्तों इस गद्यांश में पेशे की चर्चा नहीं की गई है। तो चिकित्सक की बात हुई है, शिक्षक की बात हुई है, समाज सेवक और किसान। तो चिकित्सक, शिक्षक और किसान सबकी बात हुई है, समाज सेवक की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन उसी पैसेज से ही निकाल के देना है, वहां पे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। ग्रामर और टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में समझाना पड़ता है, जहाँ पे टाइम लगता है। तो प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए एक शीर्षक देना होता है जो कि गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। क्या हो सकता है गद्यांश, आप पढ़ेंगे देखेंगे, देश प्रेम, देश का विकास, हमारा कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता। तो दोस्तों ये जो पैसेज था ऊपर, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, देश प्रेम, देश के प्रेम को लेकर के ही किस प्रकार से कैसे क्या किया जा सकता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी बात लिखी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देश प्रेम इत्यादि का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में आ जाइए। चलिए संधि का मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर आपको संधि नहीं आती तो मेरी वीडियोस जाकर के जरूर देखिएगा, संधि के बारे में आप समझ पाएंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद है। देखिए अगर समझना हो कि इत्यादि में कौन सी संधि है, बताइए कैसे समझेंगे। देखिए एकदम एकदम की पॉइंट बता रही हूँ, बिल्कुल फैक्ट पहचानने के लिए, सॉरी फैक्ट पहचानने के लिए, अगर आपको कहा जाए कि इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कौन सी संधि है। तो देखिए किसी भी शब्द में, किसी भी लिखे हुए शब्द में अगर आधा है कोई शब्द, मतलब
आधा शब्द जिसमें भी होगा, ठीक है, आधा शब्द जिसमें भी होगा उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो शब्द होगा, आधे शब्द के साथ जो भी जुड़ा हुआ शब्द होगा वो भी सेंटर पॉइंट में बीच में वो य व र, यही 3 शब्द होंगे। य से जुड़ा होगा कुछ आधा, या र से जुड़ा होगा कुछ आधा शब्द, या व से जुड़ा होगा कुछ आधा शब्द। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रुकिए मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ, समझते चलिए ये भी साथ साथ। इत्यादि, इत्यादि है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है इत्यादि, यहाँ पे आधा त है, य से जुड़ा हुआ है ना। आधा त अगर है और वो जुड़ा किससे है, य से, या फिर य से, या फिर र से, या फिर व से। दोस्तों य र व से अगर कोई भी आधा त, आधा स, आधा च, आधा कुछ भी जुड़ता है तो वो, जैसे देखिए स्वच्छ, इत्यादि और भी आएंगे तो वो क्या होता है, देखिए कुछ भी आधा, वो भी बीच में, स्व तो शुरू में ही जुड़ रहा है, बीच में सेंटर पॉइंट में जुड़ेगा, क्योंकि जब इति प्लस आदि होता है, ये आपका राइट आंसर होगा, इति प्लस आदि होता है तो इति, ई प्लस आ, ई प्लस आ होता है, तो आपका यहाँ पे ई प्लस आ होगा तो इत्यादि बनेगा। तो अब यहाँ समझना है कि ये संधि कौन सी है, अगर ऐसे पूछता है कि ये संधि कौन सी है, तो जब बीच में आधा दिखे आपको, क्योंकि इनका मेल होता है तो बीच में ही तो परिवर्तन होगा, त और य के मेल से आपका हो जाएगा यहाँ पे यड़ संधि। ओके फ्रेंड्स, यड़ संधि। तो ये रहा आपका यड़ संधि, बहुत कुछ मैंने खच लिख दिया इस पर। ओके आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि, आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है इत्यादि में, तो यड़ संधि होगी। ऐसे ही पहचानने के लिए आप हमारा वीडियो देखिएगा और वहां पे आप बिल्कुल समझ पाएंगे। इत्यादि आधा शब्द होगा कुछ न कुछ सेंटर में, और य व र से जुड़ा हुआ होगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, कौन अग्रसर रहता है, सुगठित राष्ट्र, संगठित राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र, या फोर्थ ऑप्शन अव्यवस्थित राष्ट्र। अव्यवस्थित राष्ट्र तो रहेगा नहीं, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। दोस्तों प्रगति के पथ पर आगे यदि बढ़ना है तो अग्रसर रहता है, कौन अग्रसित रहेगा, तो संगठित राष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों संगठित राष्ट्र मतलब एकता में शक्ति होती है। यदि एकता के साथ मिल के जुल के हम साथ में संगठित गठन करके अपना कुछ करते हैं तो हमारे राष्ट्र की उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो संगठित राष्ट्र यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सब चीज सोचने की है दोस्तों, ये सब तो आप कर ही लोगे, बट ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि सुव्यवस्थित भी आप लगा सकते हैं, हाँ है ना, अव्यवस्थित तो नहीं होगा। तो एक सर्वोपरि है, सर्वोपरि है क्या, सर्वोपरि है देश, राज्य, परिवार। सर्वोपरि क्या है, देखिए ऐसे तो आप को क्या कहते हैं, गद्यांश जो है उसी पर जाना है, और वैसे भी आप कहेंगे तो अपने सिर्फ परिवार को तो कहेंगे नहीं, और राज्य, परिवार से बढ़कर राज्य है, राज्य से बड़ा हमारा देश है, तो सबसे सर्वोपरि क्या होगा, देश होगा। एक लोगों से, कुछ लोगों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार कई परिवारों से मिलकर राज्य बनता है, कई राज्यों से मिलकर के देश बनता है, तो सर्वोपरि हमारा देश है। ओके आगे बढ़ेंगे। आगे फिर आपके सामने एक गद्यांश है, और इस गद्यांश को भी आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर देना है। चलिए ये थोड़ा छोटा लग रहा है, फटाफट पढ़ ही लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए क्या होता है, दो पैसे जाते हैं, या तो गद्यांश और पद्यांश करके आ गए, या फिर दोनों गद्यांश ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखेंगे पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, यह पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, उसी के आधार पर उसकी राजनीति, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होता है। जो समाज प्रत्येक व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना होगा चाहेगा, उसकी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे, जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियां बन गई हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है आगे हमारा, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए बताइए, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है। दोस्तों सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आचार संहिता बनाना, विशेष दर्शन बनाना,
विरोधाभासों को दूर करने की और एक सफल रणनीति बनाने में। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक व्यवस्था यदि चलाना है तो विशेष दर्शन बनाने होंगे। आचार संहिता बनाना, सिर्फ आचार संहिता लगाने से नहीं होगा, आपको विशेष दर्शन बनाने होंगे जिसका जो कि सबके लिए उचित हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आगे बढ़ेंगे। समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि, समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है, या इससे सामाजिक जीवन की उपयोगिता में वृद्धि होती है, या यह समाज को सही दृष्टि प्रदान करता है, या इससे राजनीति की रणनीति निर्धारित होती है। समाज के लिए महत्वपूर्ण दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि, दर्शन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, दर्शन महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, दर्शन की बात की गई है यहाँ पर, देखिए विशेष दर्शन बनाने की, और यही विशेष दर्शन महत्वपूर्ण है। क्या होता क्या है इससे? क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, समाज की व्यवस्था संचालित होती है। नेक्स्ट है आपका, समाज में जीवन प्रतियमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता क्योंकि सभी व्यक्तियों का जीवन दर्शन भिन्न होता है, आचार संहिताएं सभी के लिए अलग अलग हैं, या फिर एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है, या सभी मनुष्य विवेकशील नहीं होते। दोस्तों, समाज में जीवन प्रतियमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता, इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है, इसलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, कि समाज में जीवन प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि सभी लोग एक बात को एक्सेप्ट करें, ये जरूरी नहीं है ना। कोई किसी चीज को उचित समझता है, कोई अनुचित समझता है। जैसे कि आपने इसमें देखा है कि कहीं पे चोरी करना, झूठ बोलना कहीं सही है, तो कहीं उसी पर अड़ग रहना मूर्खता समझा जाता है। तो एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित भी हो सकती है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास हैं। विवेकशील मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास हैं। क्या होगा? सभी व्यक्तियों पर एक ही दर्शन थोपने का प्रयास, परिवार, देश और विदेशी लोगों के लिए पृथक आचार संहिता, समाज, देश और विदेश नैतिक मूल्यों और नियमों का निर्धारण, दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का निर्धारण। तो दोस्तों देखिए, विवेकशील मनुष्य के लिए मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास कौन से होते हैं? जो मनुष्य विवेकशील है, जो सोचता है, विचारशील है, जो विचार करता है, मंथन करता है किसी चीजों पर, उसके लिए परिवार, देश, विदेश लोगों के लिए पृथक पृथक आचार संहिता। देखिए, आचार संहिता या कोई भी नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन वो मनुष्य जिसके हिसाब से, जिसके सामने दिखाया जाए कि परिवार के लिए अलग आचार संहिता, देश के लिए अलग आचार संहिता, विदेशियों के लिए अलग आचार संहिता, पृथक पृथक ये जो आचार संहिता होती है, ये विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाती है। तो विवेकशील मनुष्य तो सोचेंगे ही सबके लिए अलग अलग, क्यों? सबके लिए एक होना चाहिए आचार संहिता। तो ये रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन राइट। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ये जो गद्यांश था, इसका सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है? क्या होगा देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। समाज और दर्शन, दर्शन और सामाजिक आचरण, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था, समाज में दर्शन का महत्व। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दर्शन और सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुचित। अनुचित में उपसर्ग, उपसर्ग की बात हो रही है। आपका ग्रामर से एक क्वेश्चन आ गया। उपसर्ग क्या है? देखिए, अनु, अन, अनुच, अनच। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, आई होप 50% लोग गलत करेंगे जरूर से। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अनु होगा या अन होगा। अब अनुच या अनच तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है उपसर्ग, तो अनुच और अनच कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। ठीक है, उपसर्ग की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, तो अनुचित, अब कितने लोग अनु लगा देंगे, है ना? अगर कितने लोग अनु लगाएंगे तो अनु गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुचित है लेकिन अनु नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका हम विच्छेद करेंगे, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के आगे जब हम लगाते हैं कोई शब्द, तो उसका शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर निकाल देते हैं उस चीज को, तो वो अर्थ जो होता है वो सार्थक अर्थ होता है। ऐसा शब्द नहीं होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। अब अनुचित में से अगर हम अनु को निकाल दें, तो चित का मतलब क्या हुआ? अनुचित, चित का अर्थ नहीं है। तो अनुचित में अन,
अनुचित में हो जाएगा आपका अन प्लस उचित, सॉरी, अन प्लस उचित, अन प्लस उचित। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अन प्लस उचित होता है अनुचित। तो जल्दी जल्दी अगर करेंगे, वैसे तो आप सभी लोग कर लोगे, आप सभी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बने हैं हमारे साथ, तो आप जरूर सही करेंगे, बट जल्दी जल्दी में हो जाता है। एक बार तुरंत देखते ही अनु उपसर्ग भी होता है तो हम तुरंत अनु प्लस चित लगा देते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के साथ अपना आंसर देना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कभी एक नंबर से कोई फ्रेंड्स, कोई बच्चा, कोई दोस्त रह जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो एक नंबर बिल्कुल भी आप नहीं खोएंगे, और अपने विवेक से और हमारे साथ बने रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप 100% श्योर आपका सिलेक्शन होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, सीटेड आप क्वालिफाई कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आप नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे द्वारा सारे सब्जेक्ट के सीटेट के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, बने रहिएगा, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्वालिफाई करा सकती है, आपको आपके सपने तक पहुंचा सकती है। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को वहाँ समझना ही ज़रूरी होता है, जो भी है समझ के साथ क्वेश्चन करना है। तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम जैसे बताते हैं उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे कि किस तरीके से करना है, तो आप बिल्कुल 100% कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और आप अपने दोस्तों को और जो भी आपके रिलेटिव हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ईवीएस की क्लास में हम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।